डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस हमने पीछे पढ़ी थी। जनरल गैस इक्वेशन। हम उसकी हेल्प से गैस की डेंसिटी फाइंड करने के लिए, आइडियल गैस की डेंसिटी फाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो हमने पीछे जो एक्सप्रेशन पढ़ा था वो था पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर जो आपके पास n है वो था आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी गैस के लिए या किसी भी सब्सटेंस के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मास को और कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मोलर मास को। इसका मतलब है कि आप पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में एन की जगह पर क्या सब्सिट्यूट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एम ओवर कैपिटल एम आर टी। अब इससे आप इसको किस तरह से फर्दर कर सकते हैं, हम आगे चल के देखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मैंने ऊपर लिखा था, ऊपर वाला स्टेप था पी वी इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर टी। अब अगर आप क्या करें, आपने चूंकि डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, आप इसमें ये करें कि m को इस साइड पे ले आए और v को नीचे ले जाएं। तो ये आपके पास आ जाएगा m ओवर v और RT आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास ये जो m ओवर v है, आप पढ़ते आए हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस m ओवर v की जगह क्या सब्सिट्यूट कर सकते हैं, d विच इज डेंसिटी। तो आपके पास डेंसिटी क्या होगी, pm इज इक्वल्स टू डी आर टी। और अगर आप यहाँ से d को सेपरेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया d इज इक्वल्स टू पी एम ओवर आर टी। ये एक्सप्रेशन आपका है आइडियल गैस की डेंसिटी फाइंड करने का। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस का एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हम वो देखते हैं। इससे इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि आपके पास जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के और मोलर मास के। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रेटर द प्रेशर ऑन द गैस क्लोजर विल बी द मॉलिक्यूल्स एंड ग्रेटर द डेंसिटी। देखें, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इस बात का मतलब क्या है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये आपको फॉर्मूले से पता लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर जितना बढ़ाएंगे डेंसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की हैवीनेस, उसका भारीपन। आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे। आप जितने हिस्से को कंसीडर करें वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, वो जगह हैवी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, खुले खुले हो जाएंगे, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, higher temperature makes gas to expand, hence density falls with increase in temperature। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो D और T इनका रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। यानी D is inversely proportional to temperature। अब इसका मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती जाएगी आपकी, कम। इसका मतलब क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, खुले खुले, मॉलिक्यूल्स खुले हो जाएंगे, फासले पे जाएंगे, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली प्लेस नहीं होंगे कि वो एकदम से हैवीनेस या डेंस शो करें। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। अब इसकी इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप मोलर मास किसी गैस का निकाल सकते हैं अगर आपको उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी पता है। अब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आपको इन पांचों में से अगर चार पैरामीटर पता है तो आप फिफ्थ वन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में भी, कि डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करें और इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमने देख ली।
अब हम देखते हैं, इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर आपने जो है इसमें फाइंड करना है, सिंपल न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प से आपने फाइंड करना है। आपको V1 दिया गया है, T1 दिया गया है, P1 दिया गया है, और आपको टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर दिया गया है V2, और आपने P2 फाइंड करना है। सारी वैल्यूज आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला, आप सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको सब वैल्यूज गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, P2। और एक चीज आपने जहन में रखनी है कि आपने जो वैल्यूज हैं उनको डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। और आपने जो है यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज देख लेनी है कि उन्होंने चूंकि आपको जो वैल्यू है प्रेशर की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी है, इसलिए आपने के की वैल्यू कौन सी यूज की, जो आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली फाइंड की थी, आपने वो वाली वैल्यू जो है वो आर की, सॉरी, आपने वो वाली वैल्यू लिखनी है। यस, इसमें आपके पास आर नहीं, आपके पास P1 V1/T1 है। ठीक है, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, आपने जस्ट वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर का यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके इक्वल है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 में आपको मैं हिंट दे देती हूँ, आपके पास सॉल्व हुई भी, आप इसको देखेंगे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। फोर्थ में आपके पास जो है इसके दो पार्ट हैं। एक तो आपके पास गैस की डेंसिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, आपको उसका डेटा दिया गया है। मैं आपको सिर्फ इसके शॉर्ट स्टेप्स बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल, आप इजीली कर सकते हैं। प्रेशर आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे, आपको मीथेन दी गई है CH4, आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। आर की वैल्यू आपने ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी, साथ में आपने टेम्परेचर केल्विन में आपको गिवन था, आपने वो लिख दिया। आपको डिग्री सेल्सियस में दिया था, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, वो लिख दिया। यहाँ से आपके पास क्या आ गई, डेंसिटी गैस की डी वैल्यू आ गई। और उसके बाद आपको एक और डेंसिटी, एक और डिफरेंट टेम्परेचर पे डेंसिटी फाइंड करने को कहा गया है, तो वो आप कर लेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस पे कहा गया है, आप इस टेम्परेचर को चेंज करेंगे केल्विन में, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास डेंसिटी निकल आएगी। फिर आपको क्या कहा गया है बी पार्ट में, कि आपने डेंसिटी निकालनी है टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी वो आपको टेम्परेचर प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पर डेंसिटी निकालने का कह रहे हैं। तो आपने सेम मेथडोलॉजी है जिससे आपने करना है, और डेंसिटी जो है वो इसकी फाइंड करनी है। और इस न्यूमेरिकल से आपके पास ये भी कंक्लूजन निकल रहा है कि आप टेम्परेचर को जब कम करते हो तो आपके पास डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल 5 भी आप सॉल्व करेंगे, इजी है, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है कि आपने पढ़ा था पीछे कि हमारे पास किसी भी गैस का अगर 1 मोल है, तो वो आपने पढ़ा था कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अगर किसी चीज़ की अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। कितनी होती है, आपने पढ़ी थी, इक्वल होती है एवोगैड्रोस नंबर के। तो यहीं से हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट आती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने कांस्टेंट किस किस चीज को रखा है, टेम्परेचर को, और प्रेशर को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। यानी अगर आप इन दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दें, तो आपके पास अगर इक्वल वॉल्यूम है तमाम आइडियल गैसेस को, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने पीछे पढ़ा था कि अगर आपके पास तमाम गैसेस का 1 मोल मौजूद है, ठीक है, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर, इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स के होंगे। अगर यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.414 DM क्यूब। और अगर आप याद करें तो हमने इसके साथ पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में बात पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था ये एसटीपी है। एसटीपी यानी जब आपने प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर आपने रखा है 273 डिग्री, 273 केल्विन। इसका मतलब है कि ये जो आप एसटीपी की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट कंडीशंस हैं। इस कंडीशन पे अगर आपका यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो गैसेस के जो इक्वल वॉल्यूम्स हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ये चीज आपके सामने आती है
इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो आपकी स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक क्या था कि 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसके मुताबिक 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, ये अब आपके सामने यहाँ पर लिखा है मैंने कि आपने पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो 1 मोल है, 1 मोल का आपने पढ़ा था कि 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम, और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटरनेट टू पावर 23। अगर मैं 22.414 की बजाय 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करूं, यानी मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो मेरे पास अब मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, मेरे पास ये आ जाती है मॉलिक्यूल्स की तादाद। इसका मतलब है कि अगर मैंने अपनी डिफरेंट गैसेस ली थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, अगर उन सबके 1 मोल का वॉल्यूम ये था तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम थी। तो अगर मैंने उन्हीं गैसेस के 1 मोल के वॉल्यूम को चेंज कर दिया है तो अब भी उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है, सबकी सेम है। और यही आपका एवोगैड्रोस लॉ है कि आपके पास अगर डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आपने ली हुई है, आपने हीलियम ली है, ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं, अगर आपने इन डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम ले लिया, कैसा सेम ले लिया, फर्ज कर लें आपने 1 डेसीमीटर क्यूब ले लिया, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, सेम। ये सब इनका क्या होगा, ये इक्वल होगा इनका 1 मोल के, ये नहीं सॉरी 1 मोल के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा 1 डेसीमीटर क्यूब है तो इनके मोल्स की तादाद इक्वल होगी। मोल्स की तादाद इक्वल होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, सेम होगी। और अगर आपने इनका 22.414 डीएम क्यूब लिया है तो इनके 1 मोल होगा और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, जो कि क्या होगी, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर होगी। इससे ये चीज़ हमारे पास सामने आती है, जो कि ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी ऑलरेडी, कि हमारे पास आल दो के डिफरेंट गैसेस के मैसेज डिफरेंट है। अगर आप हाइड्रोजन देखो तो उसका एसटीपी पे जो मैस होता है 1 डीएम क्यूब का वो होता है 0.0899। इसी तरह अगर आप देखो ऑक्सीजन का तो उसका मैस एसटीपी पर होता है 1.4384, लेकिन आल दो के उनके मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन आपके पास जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं वो सेम करती हैं। ये भी अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीजन ये है कि आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं। आमतौर पर एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे से जो है वो उसका फासला जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने ही डायामीटर से, अपने नेबर वाला जो है उससे 300 टाइम्स फासले पर होता है, जिसकी वजह से इस बात से कोई डिफरेंस नहीं होता कि उसका साइज छोटा है या बड़ा है। और ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था एक एग्जाम्पल की हेल्प से, कि मैंने बोर्ड पे डिफरेंट साइजेस बनाए थे कि अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड चलें कंसीडर कर, या चलें यही कंसीडर कर लेते हैं कि अगर आपके पास किसी एटम का साइज छोटा है, मॉलिक्यूल का साइज एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है, तो भी अगर उनके पास ये अवेलेबल स्पेस इतनी ही है जितना ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल इस साइज की बजाय थोड़े बड़े साइज का हो जाता है, मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आपका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, कोई हैवी गैस थी इस तरह से है, तो भी आप देखें वो अभी भी अपने नेबरिंग एटम से क्या है, अच्छे खासे फासले पर है। तो इसका मतलब है कि साइज बड़ा भी होता जाए तो भी आपके पास वो गैसेस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर होते हैं। तो ये था हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। If you have any question, you can ask.